तो बेटा तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी का फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद में जैसे ही सबसे पहले हमारा होम आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसमें हमारे सबसे सामने क्लियर दिखाई दे रहा है ये वाला एडमिशन पोर्टल। चलो 3 हमारे पास पोर्टल होंगे, पहला होगा अंडर ग्रेजुएट, दूसरा होगा पोस्ट ग्रेजुएट, तीसरा होगा एमफिल ऑब्लिक पीएचडी। यानी कि एमफिल वाले भी और पीएचडी वाले भी इसी पोर्टल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलो क्लिक करें हमने इस पर। क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक नया टैब खुलता है जिसमें हमें साफ बताया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फ़ीस क्या है। एमफिल के लिए फ़ीस बताई हुई 300 रुपये, EWS ST SC और PW के लिए फ़ीस। ऑल अदर कैटेगरी अनरिजर्व ओबीसी के लिए फ़ीस है 550 रुपये ईच कोर्स की। और बेटा एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने दे दी तो नॉन रिकमेंडेबल है, कोई वापस नहीं मिलेगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पेमेंट के करने में तो आप बेटा जी दिए 2 नंबर है, इस पर अप्लाई फ़ोन कर सकते हैं। कब से 9:30 से लेके 6:30 6:15 बजे। ठीक है बेटा, संडे को मत कर देना, छुट्टी होती है बेटा। अच्छा, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 20 जून को फॉर्म निकल चुका है। क्लोजिंग डेट हमारी ऑनलाइन की जो है 4 जुलाई तक है। और पेमेंट की भी बेटा ध्यान रखना, इस रजिस्टर्ड के लिए 4 जुलाई ही है। उसके बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम की और आपके रिजल्ट की और बेटा जी जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी फ़ीस सबमिट करने की और आपकी ये भी बाद में अनाउंस की जाएगी। ठीक है बेटा जी। और एंट्रेंस डेट पे जब अनाउंस ही कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब आता है नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर वो होते हैं जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वो लोग प्रोफेसर्स होंगे या फिर कोई टीचर प्रोफेसर ही होंगे या डिपार्टमेंट की फैकल्टी होगी जो बेटा जी उसको आपके सवालों को जवाब देगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द एडमिशन, कोई भी अगर आपको पूछना है तो आप इन नंबर पे डायरेक्ट बेटा जी फ़ोन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि फिजिक्स के डिपार्टमेंट के लिए आप फिजिक्स की बायोलॉजी की बॉटनी पे फ़ोन कर दो, क्या फिजिक्स का है तो बोट फिजिक्स पे ही करना बेटा। ठीक है बेटा। चलो ये सारे डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट का अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है बेटा। चलो अब हम करते हैं शुरू फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम क्या है, नए हैं। नए यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये कई सारे डिब्बे आ जाएंगे यानी कि बॉक्स आ जाएंगे। वी हैव टू फिल दीज बॉक्सेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूर ईमेल यानी कि मेरी ईमेल, आपकी ईमेल, जो भी आप अप्लाई करना चाहेंगे मैंने कर दिया इसमें ये। ठीक है बेटा जी, ध्यान रखना ईमेल ऐसे करना कि जिसमें ओपन हो सके। ठीक है बेटा जी, अगर आप ये ओपन नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत सी जानकारी से वंचित रह जाएंगे, आपको मिलेगी नहीं जानकारी। ठीक है बेटा। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें ये करेंगे और इसमें आप ये डाल के और ये कर देंगे। ठीक है बेटा। और एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। मेरा पासवर्ड तो आपको पता लग जाएगा, नहीं पता लगने दूँगा। चलो पासवर्ड मत बताना किसी को। ठीक है बेटा। चलो और अपना मोबाइल नंबर डालना और इसी नंबर पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा मुझसे ही पूछ सकते हो एनी टाइम। ये मेरा नंबर है। ठीक है बेटा, 9045163257। अब मेरा नाम है डॉक्टर रवि तोमर, तो मैं यहाँ पर सिर्फ रवि बोलूँगा। ठीक है बेटा। और लास्ट नेम मैंने भर दिया। ठीक है बेटा जी, आप भी अपना इस तरह से भरना, कैपिटल फर्स्ट लेटर करना, डेट भर देना जो भी आपकी डेट है। ठीक है बेटा जी, मैं यहाँ पे अपनी डेट भर, ध्यान रखना जो डॉक्यूमेंट में वही भरना, गलत मत कर देना, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है चेंज करने में। ठीक है बेटा जी। ओके, तो इसमें आपके बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी कैटेगरी करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है वही अप्लाई आपको यहाँ पे करना है, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने कर दिया अनरिजर्व। फिर अपना आप जो भी जेंडर है आपका, 5 जेंडर में जो भी मेन 3 जेंडर है, मेल फीमेल अदर। ठीक है बेटा जी। आप इंडियन की जो है आपका वो करनी बेटा नेशनलिटी, नेशनल कहाँ से है। अगर आप PW आपका कोई है डिसेबिलिटी तो आपको वो करनी है। ठीक है बेटा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपने
क्या करना है, यूनिवर्सिटी अटेंड फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। अब बात आती है, देखो ये प्लीज़ सेलेक्ट यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन या PhD के लिए वो मास्टर्स है आपका, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही में कैटेगरी में आपको ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। चलो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी। तो आपके कौन सी यूनिवर्सिटी है बेटा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे होगी, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना। मेरी तो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थी मेरी, तो आपकी जो भी है आप यहाँ पे कर देना, ठीक है बेटा, सब यूनिवर्सिटी मिलेंगे। उसके बाद में आपके फादर मदर का नेम जो भी आपको डालना है, मैं तो यहाँ पे ABC डाल दूँगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये डाल देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये आपको दिख जाएगा और जो भी आपका दिखाया गया, ठीक है। आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन द फॉर्म इज़ ट्रू टू बेस्ट माई नॉलेज। भैया जो नॉलेज दोगे वो सही देना, यस कर देना। जैसे ही आप करोगे, सब कुछ देख लिया आपने, तो आप क्या करोगे, तुरंत रजिस्टर करो। रजिस्टर के बाद में ये घूमेगा, ब्राउजिंग होगी और आपका वेरीफाई अकाउंट के लिए आपका मैसेज चला जाएगा आपके मोबाइल पे, OTP आएगा या जीमेल पे आएगा, ठीक है। और जो जीमेल पे आएगा वो आपको देखना है, ठीक है बेटा जी। तो मेरा OTP मेरे मोबाइल पे आ गया, जिस OTP को मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये शेयर मत करना किसी से, जो आपको OTP आएगा, ठीक है बेटा जी। अगर मोबाइल पे नहीं आया तो घबराना नहीं है, आपका मेल पे होगा, ठीक है बेटा जी, ओके। और जैसे ही OTP हम कर देंगे, OTP करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम जो ये वर्ड्स दिख रहे हैं ये हम इसमें कर देंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा क्लिक कर देना यहाँ पे, ये देखो क्लिक कर दिया मैंने, नया आ गया, एक और क्लिक कर दिया, एक और आ जाएगा। इस तरह से हम अगर समझ में नहीं आ रहा तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। करने के बाद में हमने सबमिट कर दिया, यानी कि अब हम ऑथेंटिक हो गए, हमारा वेरीफाई हो गया कि हम सही आदमी हैं। अब हम अपना ईमेल एड्रेस, ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ठीक है बेटा जी। जो हमने पहले किया था, ध्यान रखना वही डालना है जो आपने डाला था, पासवर्ड भी, ठीक है। गलत मत डाल देना, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन करा हमने, सब डाल दिया, वर्ड डाल दिया। अब हमारे पास जो मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल डाली थी वो डाल दी, जैसे कि रवि तोमर, ठीक है। और उसके बाद में सारी जानकारी जो मैंने डाली थी वो आ गई, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब इन्होंने मुझे क्या मांगा है, पासपोर्ट फ़ोटो साइज, जो मैं ऑलरेडी बना के रखूँगा। बेटा ध्यान रखना, मेरे पास पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए मैक्सिमम साइज 50 KB एंड मिनिमम डायमेंशन इतना, ठीक है। और विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए और इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो मेरे आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पहले से सिस्टम में सेव रखना ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। उसका नाम रख लेना यहाँ पे, फोटोग्राफर जो भी है, मैं ब्लैंक कर रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है बेटा। उसके बाद में फिर सिग्नेचर, उसको भी आप जो है 50 KB मैक्सिमम, मिनिमम डायमेंशन जो है 10 KB तो कम से कम होनी चाहिए, 10 से 50 करना, ठीक है बेटा। ये आपकी उसकी डायमेंशन होगा, करना ऊपर कोशिश करना इसी डायमेंशन की होगी, नहीं होगी तो ऑनलाइन आता है साइज चेंजर, उससे कर लेना, ठीक है बेटा। और जैसे ये करोगे, स्टार्ट बटन करके कर देना। अब बात आती है अपना कोई भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज जो भी है वो डालना है। तो आप मैं सपोज करो अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड कुछ भी डाल देना, ठीक है। तो ठीक है बेटा, उसकी फिर फ़ोटो भी आपको चढ़ानी पड़ेगी, ध्यान रखना। जो भी आप करेंगे उसका नंबर डालेंगे, उसकी आप फ़ोटो को अपलोड करना होगा। और गलत मत कर देना, कहीं भी अगर फॉर्म गलत पाया जाता है, कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है, तो आपको उसी टाइम पे फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। और इन फ्यूचर अगर एडमिशन हो गया बाई चांस, बाई मिस्टेक, तो एट द मोमेंट जब भी इंक्वायरी होगी आपके खिलाफ, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे कर दिएगा, इन्होंने कहा है भैया मैक्सिमम 500 होना चाहिए,
तो मतलब मेरे तो काम है, और 100 से ज़्यादा होना चाहिए। चलो 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं कोई इमेज ऐसी पड़ी है जो 100 के आसपास हो, ये कर दी, ये गई 4 अपलोड। अब उन्होंने कहा 10th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिस पे हमें पता लगे कि भैया जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो सही है या गलत है। ठीक है, ये आपका 500 KB मैक्सिमम, मिनिमम 100% जो होगा 100 KB होगा। तो मैं इसमें भी कोई इसी तरह का डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो बेटा ध्यान रखना, स्टार्ट अपलोड। तो आपके पास होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हो? सबसे पहले आपका पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज आई कार्ड। कोशिश करना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हो। मेन तो आधार कार्ड सबके पास होता है, वो कोशिश करना वो हो। ठीक है बेटा। उसके बाद में अप्लाई उसी का नंबर और उसी का फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जैसे अपलोड करोगे अपना एड्रेस कर देना, जो भी आपका होगा, कंट्री इंडिया से हो, और फिर जहाँ से आप बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश या जो भी आपका स्टेट है। अगर आपका, ठीक है बेटा, डिस्ट्रिक्ट आपका जैसे मेरा शामली है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसी हिसाब से आप कर देना। ऐसा कैसे भाई, शामली नहीं है, चलो नहीं होगा शामली, तो परबत नगर होगा। इसमें हमारा चेंज हो गया था, भाई ऐसे कैसे, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जो आपका पास में डिस्ट्रिक्ट अगर हो, जैसे मुजफ्फरनगर मेरे पास में डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं फॉर्म अपना, लेकिन पिन कोड बेटा जरूर सही भर देना। ठीक है बेटा, पिन कोड अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कर देना। ठीक है बेटा जी, तो इस तरह से आप कर देना। और अगर आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है, अगर येस करेंगे तो नंबर मांगेंगे, नहीं नंबर देना होगा, नंबर दे दीजिएगा। मैं तो नो कर देता हूँ। ठीक है, हम क्या कर देंगे, अब सबमिट कर देंगे। अब मेरी जो डिटेल है मेरी प्रोफाइल में अब हो चुका है सारा, जितनी भी मैंने फाइल दी है सारा अपलोड, सब कुछ। यहाँ पे ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ब्लैंक फ़ोटो अपलोड की है, ब्लैंक साइन की है। आप ऐसा मत कर देना, आप अपना फ़ोटो आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपका सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ। ठीक है बेटा जी। और उसके बाद में फिर सेव, अपडेट तो मेरे करना ही नहीं है, सेव मेरी फाइल प्रोफाइल करनी है, सेव प्रोफाइल करनी है। उसके बाद में आई हैव अपलोड पासपोर्ट फ़ोटो साइड कर दिया। सेल्फ अटेस्टेड करना है, किसी से और से मत कराना, खुद करना, सेल्फ अटेस्टेड कर देना। डेट ऑफ बर्थ भी प्रूफ, ID प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर SC ST OBC EWS। ठीक है बेटा जी। और वेरीफाई अपलोडेड फाइल्स, वन सबमिटेड, नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी पॉसिबल, नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी पॉसिबल। जो आपने कर दिया बेटा वो ही रहेगा, इसलिए ध्यान से इन चारों चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आई कन्फर्म दबाओ, मैंने कन्फर्म कर दिया। अब उसके बाद में अब मेरे पास क्या होगा कि अब मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना है। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट देख लेता हूँ, देखते हैं भैया कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट होंगे इसमें, जितने भी हमारे पास हैं इस पोर्टल पर, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने सपोज करो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट हैं। वैसे तो मैं PhD फिजिक्स से हूँ, सॉरी केमिस्ट्री से हूँ PhD, लेकिन मैं यहाँ केमिस्ट्री डालता हूँ, पर केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स डाल देते हैं। एक बड़ा डिपार्टमेंट है ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और ये मैंने डाला फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स डालने के बाद में अब मुझे प्रोग्राम है। बेटा जी ध्यान रखना, यहाँ पे PhD इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री और फिजिक्स में MPhil नहीं कराती है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे बॉटनी डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, बॉटनी, तो बॉटनी में दोनों आ जाएंगे, PhD भी आ जाएगा, MPhil भी आ जाएगा, और दोनों, यानी कि बहुत का मतलब ये है कि जहाँ आप सुटेबल होंगे। भैया सपोज करो आप इंटरव्यू देने गए, आपको क्या पता है MPhil भी एडमिशन मिल जाए, PhD ना मिल पाए, MPhil मिल जाए। MPhil देने गए तो PhD में मिल जाए, आप अच्छे स्टूडेंट कैंडिडेट हो तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने एक ही भरा हुआ तो बेटा दूसरे में एडमिशन नहीं होगा। ये फॉर्म आपके लास्ट मोमेंट यानी कि एडमिशन तक काम आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बैकडोर एंट्री बंद कर दी है, ना कभी करती थी, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन फॉर्म है तो बिल्कुल सही चीज़ के लिए। ठीक है बेटा जी। तो अब हम बहुत कर देते हैं, सपोज करो मैं बॉटनी कर देता हूँ। अब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया। अच्छा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है,
तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास यहाँ पे है सारी, ये सारी मैंने ये तो सारी भर ली, पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट डेट्स भी पढ़ ली थी, है ना बेटा जी। चलो अब हमारे पास ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन हम करेंगे ना वो है बेटा कि हमने कितनी सबमिट की, कितनी सेव की, कितनी कैंसिल करी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे और ये देखिए, प्लीज़ नोट दैट हु नॉट फर्निश देयर सेंटर प्रेफरेंस एंड एग्जामिनेशन नीड टू अपडेट देयर सेंटर। अच्छा ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई ओनली फॉर एमफिल, कैंडिडेट अप्लाइड फॉर एमफिल पीएचडी बोथ, कैंडिडेट अप्लाइड फॉर पीएचडी हु डोंट प्रेजेंट नॉट हैव स्कॉलरशिप नेट हु विदाउट एमफिल। मतलब कि भैया जिन्हें एंट्रेंस देना है, जो पीएचडी के लिए जा रहे हैं, जिनके पास ना तो स्कॉलरशिप है, ना ही यूजीसी का नेट एलएस लेक्चरशिप है, और ना ही कोई फेलोशिप है, और ना ही एमफिल है, भैया उन्हें एंट्रेंस देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो जी हम आगे चलते हैं। अप्लाई का बटन दबाया, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते ही मेरा सारा का सारा मामला आ जाएगा, यानी कि मामला बोले तो बेटा जी सारी वी हैव टू सबमिट ऑल इन्फॉर्मेशन अब फ्रॉम 12th अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। तो जैसे मैंने साइंस से की है, बोर्ड जो भी आपका बोर्ड होगा, ईयर पासिंग और पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स होंगे, अगर आपके पास मैक्सिमम मार्क्स, भाई हमारे तो 500 थे तो आपके 500 ही होंगे, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए तो उसी हिसाब से आपको भरना है ना बेटा जी। तो इतने थे और परसेंटेज 432 थे आई थिंक, हाँ 86.4, ठीक है बेटा जी। उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट में आपने जो भी कोर्स किया होगा, अगर आपने बीए जो भी पास, बीकॉम पास, ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम जो भी आपने किया हुआ बेटा, तो आप उसको भर देना। तो ऑनर्स कर देना, तो आपको तो सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो डाल देना, ठीक है बेटा जी। यूनिवर्सिटी डाल देना, यूनिवर्सिटी दिल्ली डाल देना, जैसे मैं बोटनी से नहीं हूँ भैया, ऐसे भर दिया मैंने, ठीक है बेटा। उसके बाद में किस ईयर में मैं पास हुआ, तो आपको सब कुछ डिटेल अलग अलग होंगी, ठीक है बेटा। उस हिसाब से आप मार्क्स डाल देना अपने, जितने भी आपके मार्क्स आए होंगे, ठीक है बेटा जी। और उसके बाद में आप पीजी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डाल देना, सब्जेक्ट डालना, ठीक है बेटा जी। और उसके बाद में यूनिवर्सिटी डाल देना बेटा जी, ईयर डाल देना, ठीक है बेटा जी। मार्क्स जो भी आपके मैक्सिमम होंगे, ठीक है बेटा जी। और उसके बाद में रिजल्ट अवेटेड है या फिर रिजल्ट जो भी आपका होगा, अगर आपने अवेटेड यस कर दिया तो आपको कुछ नहीं डालना यहाँ पे, और नो कर दिया तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। उसके बाद में अब बात आता है नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी आपने कौन सी की हुई है, ठीक है बेटा जी। तो आपको ये डालनी होगी, ठीक है बेटा जी। अब आता है रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा, मैंने 10 से भर दिया आपके उसके लिए, ठीक है बेटा जी, क्योंकि अगर ये फिल नहीं करूँगा आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद में अब मेन चीज़ आती है, मेन चीज़ क्या, आपने यूजीसी नेट दिया हुआ है, यूजीसी सीआरएसआर नेट है। अब यूजीसी नेट में और सीएसआईआर नेट में अंतर होता है। यूजीसी नेट का मतलब है आपका सिर्फ एलएस लेक्चरशिप होता है, यूजीसी सीएसआईआर नेट मतलब होता है कि आपके पास जीआरएफ होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डीबीटी जीआरएफ है, आईसीएमआर जीआरएफ है, ये या डीएसटी इंस्पायर हो या ड्यू टीचर इन सर्विस हो, या इनमें से कोई भी नहीं हो, ठीक है बेटा जी। अगर आपको कोई भी क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी, जो भी आपको सारी की सारी, ठीक है बेटा। अगर नहीं है तो आप उसमें जैसे ही आप ये करते हो, अगर आपके पास नेशनल लेवल का, अगर आपके पास सपोज करो कोई भी ड्यू में प्रोजेक्ट है किसी भी फैकल्टी के अंदर, कॉलेज के या फिर डिपार्टमेंट में, अगर कोई प्रोजेक्ट है उसके अंडर आप एनरोल हो एज ए जीआरएफ एसआरएफ आर ए, तो खैर पॉसिबल ही नहीं है।
हाँ, GRF है या SRF है, ये गलत है बेटा, यहाँ पे RA नहीं हो सकती। अगर आप RA हैं तो मतलब PhD है, ठीक है बेटा। हाँ, तो उसके बाद में आप अगर GRF है, SRF हो किसी भी, या फिर कोई पोजीशन आपने किसी साइंटिस्ट में वर्क, किसी भी DRDO में, या फिर अदर सपोज करो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, या फिर किसी भी बड़े संस्थान में आप जुड़े हुए R&D इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे कोई पोजीशन है तो उस पर क्लिक करना है, तो आपको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, ठीक है बेटा जी। GRF अगर प्रोजेक्ट का नाम, टाइटल डालना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का नाम डालना पड़ेगा। PI होता है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जिसके अंडर वो प्रोजेक्ट है, जहाँ आप जिसके अंडर आप अपॉइंटमेंट हुए हैं एज ए GRF, SRF, चलो RAB, ठीक है, जब से आपका स्टार्ट हुआ है। और ध्यान रखिएगा बेटा जरूर कि मिनिमम टाइम 3 साल का होता है PhD का, और मिनिमम PhD आपका प्रोजेक्ट भी एटलीस्ट 3 साल के आसपास तो होना चाहिए, ठीक है बेटा जी। अगर आपका 1 साल या 6 महीने है तो बेटे ध्यान रखना वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप नोट एप्लीकेबल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ये मेन चीज, इन केस ऑफ MPhil और wherever not required प्लीज़ राइट नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ बॉक्सेस। अगर आप MPhil हैं या फिर यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता, तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए, ठीक है बेटा जी। अब ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको बहुत भरनी है, जो मेन है, मेन तो यही है। अगर आपको प्रपोज्ड थीम या स्कोप दिया जाए MPhil PhD में, तो वो मैटर करता है, यही तो मैटर करता है सारा का सारा, क्योंकि आपको PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, तो उसमें आपको थीसिस देनी होगी, ठीक है बेटा जी। तो उसका इस रिसर्च करनी होगी, रिसर्च करोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिसर्च एरिया होगा या फिर आपकी थीम होगी, तो उसका टाइटल डालना होगा, ठीक है बेटा जी। तो सोच के रखना, ये जो रखोगे ये बहुत सोच समझ के रखना। वैसे तो ये चेंज हो सकता है लेकिन कोशिश है ये, ठीक है। और ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने बॉटनी डाला था, तो बॉटनी पे कोई भी टॉपिक सोच लेते हैं यार अभी। जैसे कि किसी प्लांट में हमने कुछ बढ़ाना है, मतलब जैसे बढ़ाना है, कोई आयंस बढ़ाने हैं या फिर डिटेक्ट करने हैं, वो टॉपिक नोवल होना चाहिए आपको। आपकी यही सोच इंटरव्यू के टाइम पे काम आएगी कि किस तरह से है। जैसे बॉटनी है, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, लेकिन मैं कह देता हूँ कि मुझे कि जो प्लांट्स में हैवी एलिमेंट्स होते हैं उसको किस तरह से मॉडिफिकेशन किया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सपोज करो आप केमिस्ट्री से हैं, तो केमिस्ट्री में आप हैं इनऑर्गेनिक से, तो कैसे मेटल ऑक्साइड बनाए जाएं, क्या बनाया जाए, मेटल ऑक्साइड बनाए जाएं जो वरिस एप्लीकेशन हो, ठीक है, ये तो हुआ उसका। उसके बाद में हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी में हम बात करते हैं ऐसे विषय की कि साउथ इंडिया में हिंदी का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, या साउथ में किन किन प्रकार की हिंदी का लोकल लैंग्वेज है, उनका किस तरह से चल रहा है। बात समझ में आ रही है। सपोज करो मैंने बात की थी केमिस्ट्री पे ले लेते हैं या बॉटनी पे ले लेते हैं, जो भी आपका टॉपिक होगा, ठीक है। तो मैंने कहा सिंथेसिस ऑफ मेंथोल यूजिंग, मैंने टाइटल बना दिया सिंथेसिस ऑफ मेंथोल यूजिंग गोल्ड या मेटल नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। नैनो पार्टिकल जो है हम बात कर लेते हैं, नैनो पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल कैटलिस्ट सपोर्टेड कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। इस तरह से हमें टाइटल बना लिया। अब इस तरह का टाइटल बना लिया, ये बहुत मेन होता है, ये फिर आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भैया कॉपी मत कर देना कहीं से, किसी पेपर का उठा कर कॉपी कर दो, ये मत करना, ये इट विल बी नोवेल्टी झलक आनी चाहिए इसमें से, ठीक है। या फिर जहाँ पे आप ध्यान रखने का, आप ऐसे नहीं कुछ भी कर दोगे, जिसकी प्रोफेसर के अंडर आप सोच रहे हैं PhD करना, या फिर जिस थीम पे आप काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप काम करना चाहते हैं ऑर्गेनिक पे और टाइटल दे दो फिजिकल केमिस्ट्री का, ऐसा नहीं होगा, इससे मिलता जुलना चाहिए। अब आता है प्रपोज्ड रिसर्च क्वेश्चन, एटलीस्ट 5, यानी कि आपके रिसर्च प्रपोज्ड होना चाहिए एटलीस्ट 5, उनकी लिमिट प्रपोज मेथोलॉजी,
प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फील्ड वर्क, यानी कि ये बात कर लेते हैं परपोज रिसर्च। भैया सबसे पहला तो ये है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। इंट्रोडक्शन ही शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है जी। हम पहले सपोज करो मैंने टाइटल ले लिया, तो पहले जो हम काम करना चाहते हैं उसके बारे में बताओ। अबाउट आर फ्यूचर वर्क, जो हम करना चाहते हैं, मतलब जिसका महत्व है, इन द सेंस ये नहीं, ये ऐसा ना लिख कर हमें कहेंगे, सपोज करो इसी में कह दिया व्हाट इज़ मेंथोल। भाई मेंथोल ही क्या है पहले तो ये बता दो, उसके बारे में बताओ। सवाल मत कर देना व्हाट इज़, मतलब उसके शब्द में रखना इंट्रोडक्शन, मेंथोल क्या है, उसके बाद में सिंथेस, ठीक है, कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है, मतलब उसके बारे में बताना है सारा, एप्लीकेशन होती है। उसके बाद बताओ किस तरह से वो सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है, इस सारा का सारा। और फिर उसका करंट स्टेटस, मतलब कि भैया कहाँ पे वो बनाई जा रही है, करंट स्टेटस क्या है, कौन बना रहा है, किस तरह बना रहा है, सारा का सारा। क्लियर है बेटा जी, ये मैंने बता दी। तो उसी तरह से आप बॉटनी में अगर मान लो बॉटनी में करेंगे या फिजिक्स में करेंगे तो आपका टॉपिक क्या आपके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्या उसका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बना लो, उसके एक तो सबसे पहले हर किसी भी रिसर्च का हो भैया बैकग्राउंड जरूर होगा कुछ ना कुछ। आप रिसर्च कर रहे हो, डिस्कवरी तो कर ही रही है, मैं बता दूँ, अगर डिस्कवरी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, करंट स्टेटस होना चाहिए, और आप क्या उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, वो कोशिश कीजिए। देखो मैं तो केमिस्ट्री की एडवाइस दूंगा कि उसका एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए, जब भी अच्छा लगेगा, ठीक है। विदाउट एप्लीकेशन नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग, सब नथिंग है, एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप ये पूरा का पूरा 200 वर्ड में लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी। अब प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी में क्या है, प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी मतलब है किस तरह से आप उस काम को करेंगे, किस तरह से काम को करेंगे। इसमें भी आप थोड़ा सा करंट सिंथेसिस के बारे में बता दो। जैसे सपोज करो मैं मेंथोल की बात कर रहा हूँ, अगर इसकी बात करो, मेंथोल को जो बनाया जाता है कई मेथड से बनाया जाता है, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं बनाने के, उसके बारे में बताओ, ठीक है। उसके ड्रॉबैक बताओ, भाई ड्रॉबैक्स तो बताओगे, ड्रॉबैक बता दो, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है भाई, मॉडिफिकेशन नीड क्या है, ठीक, सारा बताओगे। उसके बाद में आप क्या मेथड यूज़ करने की सोच रहे हो। भाई आप सपोज करो कुछ ना हो तो यूज़ करने को सोच रहे हो कि मेंथोल को मैं किस प्रीकर्सर से बनाना चाहता हूँ, क्या यूज़ करना चाहता हूँ, पानी यूज़ करना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ भी यूज़ करना चाहता हूँ, कुछ भी, ठीक है। उसके बारे में आप सारा का सारा लिखो। प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क वो है जो आपके कुछ सब्जेक्ट से होते हैं जहाँ से आप प्राइमरी सोर्स ले रहे हो, वो सारा का सारा होता है, ठीक है बेटा जी। तो उससे आप देखेंगे ये सारा का सारा होगा, ठीक है बेटा जी, ये सारा हो जाएगा। उसके बाद में प्राइमरी सोर्स में भाई केमिस्ट्री फिजिक्स वालों के कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ आर्ट्स वालों के लिए जिन्हें फील्ड वर्क करना पड़ता है उनके लिए प्राइमरी सोर्स होगा डेफिनेटली, ये भर देना बेटा। इसको ये ध्यान रखना, इस तरह इसको भरना। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि इस पर सवाल बाई चांस अगर तुम कुछ नहीं बता पाओगे, अगर इस पर ही नहीं इस पर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना इसके तो एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, सॉलिड तरीके से कट पेस्ट मत कर देना प्लीज़, कट पेस्ट मत कर देना, ये ज़रूर लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना, कट पेस्ट नहीं करना। फिर ये कर लेंगे हम प्राइमरी सोर्स करने के बाद में। अब आता है हमारे पास व्हाट आर द मेजर राइटिंग इन द फील्ड इन विच यू वुड like to pursue your MPhil PhD if you have made any original contribution in the field of proposed research then mention it। भाई एक तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आपने जो प्रपोज दिया है तो कुछ किया हुआ है। सपोज करो आपने क्या पता मैंने थोड़ी पहले कुछ काम किया हो रिसर्च पे कहीं, अगर किया है ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होता है कि आपने पेपर पब्लिश किया है या फिर आपने जो है कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, किसी रिसर्च में आप किसी की लैब में काम करा है उस टॉपिक के पर्टिकुलर, उसको आप यहाँ पे लिख देना। या फिर उसका मेन राइटिंग आपका क्या फील्ड होगा उसके बारे में, आप क्या मेजर राइटिंग रहेगा आपका उसके बारे में बताना है। मतलब कि एक तरह से आपका ये आपका थीसिस के बारे में, थीसिस मतलब जो आप PhD करोगे उसके किस एरिया की किस फील्ड की तरफ ये जाना चाहते हैं, इसमें आप परस्यू करोगे अपनी MPhil या PhD, इसके बारे में बताना। और अगर आपने कर रखा है कंट्रीब्यूशन तो भैया यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना, पेपर का टाइटल दे देना।
कितना उसके बारे में मेथोलॉजी सब क्या कैसे यूज़ किए, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, पूरा लिखना है। उसके बाद में पास्ट जैसे एक्सपीरियंस, कहीं आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने काम किया है और अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, आपको कोई पता ही नहीं है क्या है भैया, फिर तो एन डाल देना, क्या करोगे, मजबूरी तुम्हारी। पीएचडी अगर आपको यही नहीं पता कि पीएचडी में आप क्या आपका राइटिंग रहेगा, किस चीज़ में रहेगा, तो बहुत सोचने वाली बात है। सॉरी दोस्तों, बुरा मत मानना, ठीक है। हाँ, तो अब स्टूडेंट्स, अगर आपका पब्लिकेशन है, कोई भी आपका रिसर्च आर्टिकल है या फिर रिव्यू आर्टिकल है, किसी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप या आपने 2 महीने 6 महीने 7 साल पर कोई भी रिसर्च कहीं भी की है, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी लैब में कहीं भी, तो आप उसमें यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके सीवी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपको सपोर्ट करे एक अच्छा कैंडिडेट के लिए, आपको रिसम्बर करेगी हाँ भैया अच्छा कैंडिडेट है, तो बेटा जी यहाँ पे जरूर डाल देना। ये नहीं कि मैं अच्छा हॉकी प्लेयर हूँ, भैया हॉकी का पीएचडी का रिलेशन हो सकता है वैसे स्पोर्ट्स में, सॉरी। तो मतलब एडिशनल कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जो देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है वर्ड्स की। फिर उसके बाद में ये एलिजिबिलिटी है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें से कोई ना कोई आपका एक होगा, जैसे कि कैंडिडेट हु हैव क्लियर द एमफिल कोर्स वर्क विद एटलीस्ट 55 मार्क्स, यानी कि अगर आपने एमफिल की हुई है 55% आपके मिनिमम हैं या बी ग्रेड आपकी है, तो भैया जी आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो, तो एलिजिबल ऑफ इंटरव्यू के लिए। विदाउट एंट्रेंस यू कैन अपीयर डायरेक्टली इंटरव्यू, बट आपको फॉर्म भरना पड़ेगा आप, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में आपके 5% मार्क्स पे 55 से 50 हो जाएंगे, यानी कि जहाँ 55 थे वहाँ 50 हो जाए अगर आप जो है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से या फिर डिफरेंट एबल्ड से हैं। उसके बाद दूसरा, कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड कोर्स वर्क ऑफ एमफिल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 55% के साथ, वो भी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए हो सकता है। विदाउट कंप्लीटिंग द एमफिल, अगर आपके पीएचडी एमफिल की थीसिस सबमिट नहीं हुई तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हो, ठीक है बेटा जी। इफ़ द कैंडिडेट इज़ इंटरेस्टेड इन रजिस्टरिंग पीएचडी विदाउट कंप्लीटिंग प्रोग्राम, अगर आप चाहते हो भाई एमफिल ना करके सीधा 1 साल मतलब 1.5 साल जो एमफिल होता है उसको बचा के सीधा एमफिल के लिए बैठ सकते, पीएचडी के लिए बैठ सकते हो। या फिर आपने जो जिसका वाइवा हो चुका है, पेंडिंग है, एमफिल की जो थीसिस है वो तो सबमिट हो चुकी है, विलिट हो चुकी है, लेकिन वाइवा पेंडिंग पड़ा है, वो भी डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बैठ सकता है। दूसरा, वो कैंडिडेट जो आपका कंसीडर वो एमफिल के बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट सब पूरा का पूरा जो इक्विवेलेंट है, या टीचर्स जो सर्विस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, वो भी डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस देने के लिए, ठीक है। दूसरा, कैंडिडेट्स जिनका क्वालिफाइड यूजीसी नेट है, जीआरएफ इंक्लूडिंग जीआरएफ, आयुष नेट, डीबीटी जीआरएफ, आईसीएमआर जीआरएफ, डीएसटी इंस्पायर इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, अगर फेलोशिप है कोई भी, गेट भी, ये ध्यान रखना गेट अगर आपके पास है फेलोशिप या टीचर फेलोशिप है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो। बट बेटा लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो भैया आपको फिर एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस देने के लिए आपको फिर देखिए, ठीक है, एमफिल पीएचडी इन बॉटनी, तो मैंने बॉटनी भरा था चाहिए, तो आपका जो भी आपका सेंटर आपके आसपास पड़ता है भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा जी। आपकी जैसी प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से आप करिए। फिर अगर आप एम्प्लॉय हैं करंटली, येस या नो, नो तो आपको कुछ जानकारी देने की जरूरत नहीं है, अगर येस तो आपको बेटा जी सारी जानकारी देनी पड़ेगी, किस पोस्ट पे है, कितनी सैलरी है आपकी, क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फुल टाइम है पार्ट टाइम है, ठीक है बेटा जी। उसके बाद में नाम जो भी होगा, जो अकाउंट कभी कभी क्या होता है ना बेटा कि कुछ प्रॉब्लम होती है तो बैक आ जाता है कुछ अकाउंट में, तो ये दिक्कत नहीं होती, इसलिए इसका जरूर सही नंबर देना, ठीक है बेटा जी। मैंने तो गलत दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे उसके बाद में IFSC कोड डाल देना, यहाँ पे IFSC कोड आपको मिल जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस, आप अपनी एप्लीकेशन सेव कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। अब सेव करने के बाद में अब मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे डाला नहीं था पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं हूँ क्या, MSc हूँ, MA हूँ, MTech हूँ, MCA हूँ, MBA हूँ, जो भी है, तो मैंने MSc डाल दिया। उसके बाद में मैंने अब क्या करता हूँ, फिर जाता हूँ, कुछ गड़बड़ हुई फिर पता लग जाएगा। मैंने मेरी एप्लीकेशन सेव हो गई, ये सारा का सारा ये मेरा, अगर चाहूँ मैं अभी भी चेंज कर सकता हूँ सेंटर प्रेफरेंस,
ठीक है, मैं अभी कह रहा हूँ अगर आपके पास GRF है तो बेटा यू हैव नॉट टू अपेयर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा जी, ये उन लोगों के लिए जिनका कोई फेलोशिप नहीं है, एंट्रेंस उनके लिए देने के लिए होती है। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से करने के बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ सबमिट करना है। क्या करना है, सबमिट। और सबमिट करने के बाद में आपका प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू आने के बाद में आप देखो कोई गलती हो तो आप उसमें जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आप फीस की तरफ जाओ। और एक बार ध्यान रखना, प्लीज़ वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय यू इन द एप्लीकेशन नंबर। जो भी चेंज है पॉसिबल आफ्टर द पेमेंट विल बी नो चेंज। कोई मॉडिफिकेशन चेंज अगर आपने पेमेंट कर दी उसका तो कोई चेंज नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं पेमेंट के लिए जाऊँ गेटवे पे, तो ये गेटवे है जहाँ पर कितनी फ़ीस आपको करना है। ईमेल एड्रेस से आप कैसे भी कर सकते हो, अदर से, भीम से भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, इस तरह से। ठीक है, ये हुआ आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का PhD का फॉर्म। चलो, अगर कोई दिक्कत बेटा फ़ोन करना। मेरा नंबर क्या है, 9045163257। नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बेटा जी गूगल पे डायरेक्ट डॉक्टर रवि तोमर डालना, मैं मिल जाऊंगा। ठीक है बेटा जी, मेरी वेबसाइट मिलेगी जहाँ मेरी सारी की सारी जानकारी मिली हुई है। ठीक है बेटा, चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई प्रॉब्लम तो कॉल करना, मैसेज करना, ड्रॉप। ठीक है, चलो थैंक यू।